नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त की रात को वेस्ट बंगाल के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक 31 वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर महिला का रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देश भर में इस इंसिडेंट को लेकर लोगों में आक्रोशता की भावना बढ़ी हुई है। और इस शेमफुल इंसिडेंट को लेकर वेस्ट बंगाल के साथ साथ देश के कई स्टेट में स्टूडेंट डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी है। 9 अगस्त की रात को रिलैक्स कर रही पीजी डॉक्टर महिला का रेप किया जाता है और उस बेचारी को एक्सट्रीमली पेनफुल तरीके से मार दिया जाता है। और सुबह के 7:30 बजे के करीब विक्टिम की डेड बॉडी इतनी बुरी कंडीशन में पाई जाती है सेमिनार रूम के अंदर, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो खुलासा होता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना गिरा हुआ काम भी कर सकता है। उस बेचारी की बॉडी सेमी नेकेड विदाउट क्लोथ्स की पाई जाती है सेमिनार रूम के अंदर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ रेप हुआ था, उसे मारा पीटा गया था, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई थी, आंखों में कांच के टुकड़े चुभे हुए थे और प्राइवेट पार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ब्लीडिंग और इंजरी के निशान पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि उसकी नेक बोन की हड्डी भी टूटी हुई थी। जरा सोचिए उस रात उस बेचारी के साथ कितना पेनफुल वायलेंस टॉर्चर किया गया रहा होगा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इस इंसिडेंट को एक सुसाइड इंसिडेंट बताकर मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी अनशॉकिंग वाली बात है ह्यूमैनिटी के लिए कि एक लेडी डॉक्टर का वर्क प्लेस में रेप होता है और उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस मर्डर को एक सुसाइड बता दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? ये वही डॉक्टर्स हैं जो लोगों की रात भर जगकर देखभाल करती हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन खराब सिस्टम होने के चलते हुए खुद सेफ नहीं है। जिसे इंसाफ मिलना चाहिए उसे सुसाइड बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और मर्डर करने वाले को बचाने की कोशिश की जाती है। आखिर क्यों भारत के अंदर एक के बाद एक ऐसी शेमफुल घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? सेम घटना 30 जुलाई 2024 के उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर की है, जहां एक लड़की हॉस्पिटल से अपने अपार्टमेंट लौट रही थी। उसे रास्ते में अपनी हवस का शिकार बना लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया रेप केस, 10 जून 2019 को कठुआ रेप केस, 14 सितंबर 2020 को हाथरस रेप केस और अब 9 अगस्त 2024 को कोलकाता रेप केस। आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटती रहेंगी? कौन है ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग? क्या इन्हें कभी नहीं रोका जा सकता? और अगर रोका भी जा सकता है तो कैसे? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं एनालाइज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो को ना ही लाइक करने को बोलूंगा और ना ही सब्सक्राइब करने को। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, जिसकी वजह से विक्टिम के पेरेंट्स को जस्टिस मिल सके। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 33 साल का सिविल वॉलेंटियर संजय रॉय था। सिविल वॉलेंटियर मीन ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक की सेफ्टी करना, ऑफिशियल वर्क जैसे काम करने वालों को सिविल वॉलेंटियर कहा जाता है। इनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 12,000 से लेकर 15,000 तक की होती है। लेकिन 9 अगस्त की रात को रक्षक ही भक्षक बन जाता है और ऐसी हिनस क्राइम जैसी घटना को अंजाम देता है। जरा सोचिए, जिसे पब्लिक की सेफ्टी देने के लिए इन्वॉल्व किया जाता है वही ऐसा काम करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज के अनुसार संजय रॉय को 8 और 9 अगस्त की रात को हॉस्पिटल के अंदर 4 बार आते जाते देखा जाता है, लेकिन चौथी बार 9 अगस्त की सुबह 4:30 बजे के करीब संजय रॉय को उसी सेमिनार रूम से बाहर निकलते देखा जाता है जहां पीजी डॉक्टर स्लीपिंग कर रही थी। This is 33-year-old Sanjay Roy, captured on the CCTV camera on the 3rd floor seminar hall of the RGKar Medical College on 9th August. This is where Roy raped and murdered 31-year-old Abhya. और ये वही आखिरी टाइम है जहां संजय रॉय को सेमिनार रूम से बाहर जाते हुए देखा जाता है और फिर सुबह के 7:30 बजे के करीब विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है उसी सेमिनार रूम में इन बैड शेप में। उनकी पूरी बॉडी सेमी नेकेड विदाउट क्लोथ्स की पाई जाती है सेमिनार रूम के अंदर और बॉडी में 10 से ज्यादा इंजरी मार्क्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इस घटना को लेकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है।
और सोशल मीडिया के तहत यह इंसिडेंट पूरी दुनिया में न्यूज की हेडलाइंस बन जाती है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इस पीजी डॉक्टर का रोज की तरह आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में 36 घंटे की डे एंड नाइट शिफ्ट थी, जिसमें इस डॉक्टर को कंटिन्यू जग कर इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। उन्होंने 9 अगस्त की रात को अपने जूनियर स्टाफ के साथ रात के 2 बजे के करीब डिनर किया और गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की मैच भी देखी। लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद उन्हें थकावट महसूस होती है, जिसके कारण वह अपने जूनियर स्टाफ को बाय बोलकर सेमिनार रूम में रिलैक्स करने लगती है। और फिर उसी सुबह 7:30 बजे के करीब विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है, कुछ इन बैड शेप में। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा टर्न तब आता है जब इस केस को सुसाइड बताकर कवर अप करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी के खराब सिस्टम और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस केस में 6 ऐसे लूप होल देखने को मिलते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। पहला, अगर संजय रॉय की पास्ट हिस्ट्री देखा जाए तो वह पहले से ही क्रिमिनल था। उसने 3 शादियां कर रखी थी, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के चलते वह टूट चुकी थी। और यहाँ तक संजय रॉय एक ड्रंकर भी था, वह औरतों को गंदी नजरों से घूरता था। ये रही संजय रॉय के मदर इन लॉ की स्टेटमेंट, जिसे आप सुनिए। तो आप उनकी सास हैं। हाँ। कैसा रिश्ता था आपका संजय के साथ? मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था। क्या वजह थी? शादी को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ, शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीघाट थाना में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बाद भी संजय रॉय को सिविल वॉलंटियर पर रखा जाता है। यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही देखी जाती है संजय रॉय के खिलाफ। यानी इसका मतलब यही हुआ कि एक खुले सांड को छोड़ दिया जाता है, यह किस पे हमला करेगा किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी देखा जा सकता है कि उसकी बाइक में एक पुलिस नाम का स्टिकर भी स्टिक किया हुआ है। यानी क्रिमिनल होने के बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और हॉस्पिटल के अंदर आने जाने का एक्सेस भी दिया जाता है। दूसरा, विक्टिम की डेड बॉडी में इतने इंजरी मार्क्स होने के बाद भी इस इंसिडेंट को एक सुसाइड इंसिडेंट क्यों बताया जाता है? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तीसरा, विक्टिम की डेड बॉडी 7:30 बजे मिलती है, लेकिन उनके पेरेंट्स को 10:30 बजे इन्फॉर्म किया जाता है। आखिर क्यों? और 10:30 बजे इन्फॉर्म करने के बाद भी उन्हें 3 घंटों तक बिठाया जाता है और लगभग 2 बजे के करीब बॉडी देखने को दी जाती है। यहाँ सोचने वाली बात है विक्टिम के पेरेंट्स के लिए कि बॉडी मिलती है 7:30 बजे के करीब और उन्हें देखने को दिया जाता है 2 बजे के करीब। आखिर क्यों? और यहाँ सिस्टम की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। बॉडी 7:30 बजे मिलने के बाद भी 14 घंटों बाद FIR दर्ज की जाती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के पुलिस के काम करने के तरीके को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह केस CBI को सौंप दिया। That we follow. These regulations we've done in accordance. Let them first come back to work, and then if there's any difficulty, just talk to us in the court here. We'll make sure that there's no adverse action against the doctor. जहां CBI इस मामले के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को 8 घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? 5वां, जिस दिन रेप हुआ उसी दिन सैकड़ों की भीड़ में कुछ लोग सडनली हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों के साथ मार पीट करके वहां से चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के प्रयास किए गए थे। वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये किसी को नहीं पता। इस घटना को लेकर TMC की ओर से एक स्टेटमेंट भी दी जाती है कि तोड़फोड़ करने वाले लोग
बीजेपी और लेफ्ट पार्टी के गुंडे थे। यानी सोचने वाली बात है कि एक लड़की का वर्क प्लेस में रेप होता है और उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते फिर रहे हैं। लूपहोल 6 इस इंसिडेंट को लेकर वहां के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की 2 स्टेटमेंट भी सामने आती है, जिसमें वह कहते हैं कि उस लड़की को सेमिनार रूम में अकेले जाने की क्या जरूरत थी, और दूसरी स्टेटमेंट में बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए सीधे तौर पे ये कह देते हैं कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल सीकनेस थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मतलब हद हो गई यार, ऐसी स्टेटमेंट कौन देता है किसी के खिलाफ। यानी एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है सेमिनार रूम के अंदर विदाउट क्लोथ्स के, और उसे एक सुसाइड बता दिया जाता है कि मेंटल सीकनेस थी। और इतने लूप होल मिलने के बाद भी यह इंसिडेंट कहीं से भी सुसाइड नहीं लगता, बल्कि एक मर्डर लगता है। आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? कोई तो था जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय रॉय के गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है जो इंसिडेंट साइट में पड़ा मिलता है, जिसे सीसीटीवी के तौर पर ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल के तौर पे अरेस्ट कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, संजय रॉय से इंट्रोगेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें संजय रॉय ने अपना क्राइम कबूल कर लिया बिना किसी हिचकिचाहट के। उसके चेहरे में कोई डर नाम की चीज नहीं थी, उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई एक अच्छा काम करके आया है। अभी तक इस केस में संजय रॉय के साथ साथ 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आजकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी इन्वॉल्व हैं। इस हिनस क्राइम ने पूरे देश भर को झकझोर करके रख दिया है। आखिर कब तक महिलाएं ऐसी घटनाओं का शिकार बनती रहेंगी? ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहला, आज की जनरेशन में हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है और टेलीविजन घरों में लगे हुए हैं, जिसमें चीप कंटेंट्स जैसे वीडियोस दिखाए जाते हैं। मेरी हर उस क्रिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है जो ऐसे चीप कंटेंट्स और फिल्म्स रिलीज करती हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट क्लिप जैसी चीजों को कैजुअली लिया जाता है, जिसकी वजह से समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करता है और लोगों का माइंडसेट वुमेन्स के खिलाफ प्रोपोगेट होता है, जिसकी वजह से वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, देश में कुछ करप्शन कर्मचारियों के चलते क्रिमिनल को क्राइम करने का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से वह ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर ये दोनों चीज इम्प्रूव हो जाएं तो कुछ तो रिलैक्स देखने को मिलेगा देश के अंदर। मैं प्रार्थना करता हूं कि मौमिता देवनाथ की आत्मा को शांति मिले, और मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े से कड़े नियम को लागू करे। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।